चलिए प्रारंभ करते हैं। अभी हम लोग लगभग मेरे अलावा 17 लोग हैं। बहुत सारी क्वेरीज भी है। अरे बाप रे, क्वेरीज बहुत सारी, 1 2 3 4 5। चल ठीक जी। झुमुर जी एक बार अनम्यूट हो जाइए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं? सर ठीक ही है बस। अच्छा, मतलब सर आप ठीक। कैसे हैं? मैं तो एकदम स्वस्थ मस्त, थोड़ा सा खांसी से त्रस्त हूँ। एक्चुअली क्या हो गया, अभी गांव पे मैं अकेला हूँ, कोई भी नहीं है। ठीक है। अब जैसे माता जी। माता जी गई हुई है सिस्टर के पास, वो होली के दिन आएंगी। ठीक है। तो खैर वो तो गई है, कोई नहीं है। भाई दूसरी जगह काम पे गया हुआ है, वो भी होली के दिन ही आएगा। तो अब क्या है कि ट्रीटमेंट भी ले नहीं पा रहा हूँ। जैसे नॉर्मल टॉप फिंगर वगैरह लेना रहता तो चलो बैठ के ले सकते हैं, थोड़ा तो काम कर। लेकिन अब ऑक्सीजन कैसे ले, चेस्ट ओनली ले सकते हैं बस। स्ट्रेच कैसे लेंगे, बैक एरो एच एरो कैसे लेंगे? सर घर में किसी और आस पड़ोस को सिखा दीजिए। देखो वो तो है ही है, लेकिन एक चीज शायद है, आपको पता होगा। बिहार में एक ट्रेंड है, कोई भी लड़का 10th पास करता है ना गांव में, 10th अगर पास कर लिया तो उसको जी लगता सर। है कि अभी मैं गुजरात जाऊंगा, उधर फैक्ट्री में काम करूंगा बस। और माँ बाप को लगता है कि अच्छा है बेटा बाहर जाके नौकरी कर रहा है, भले 8,000 रुपये ही कमा रहा है, लेकिन इट इज़ ओके। चलो कोई नहीं, आगे बताओ। हेलो। सर मैंने आपको अभी एक रिपोर्ट भेजी सर, मैंने अभी कुछ देर पहले एक रिपोर्ट भेजी थी सर आपको। अच्छा। सर देखा था आपने सर, वही जो लड़के को सर आपने बोला था रिपोर्ट भेजने के लिए, जिसको बचपन में सिर में चोट लगी थी सर। ओके, कौन से वाले नंबर पे वो मेरे को भेजा है आपने? सर पहले वाले नंबर पे, जो अभी जिसमें क्लास हो रहा है, इस पे नहीं सर, दूसरे वाले पे। ओहो, अच्छा चलो मैं देखता हूँ, एक बार लाइन पे रहो। हाँ, ये कुछ रिपोर्ट्स आपने भेजा है नहीं? जी सर 3 रिपोर्ट है सर उसमें उसका। अरे बाप रे, ये पता है ऐसा, ये जो फर्स्ट पेज ही है, मैं आप लोगों के जी साथ सर। देखता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, शायद आप लोग को दिख जाए। मैं होस्ट हूँ क्या? हाँ मैं होस्ट हूँ। मैं देखता हूँ कैसे, कहाँ से करते हैं। स्क्रीन को शेयर करा मैंने। चलो कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, बट इसका इस सेशन का जब आप लोग रिकॉर्डिंग देखोगे तो रिकॉर्डिंग में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखेगा। इसमें है क्या, इसमें सबसे पहला ही वर्ड है ग्लियोसिस। ये ग्लियोसिस जो प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, परंतु ये बहुत बहुत रेयर बीमारी है। ये वाला शायद मैंने 2011 या 2012 में, 2011 या 12 के लगभग में, मैं जब अम्बाला कैंट में था उस समय मैंने ये रिपोर्ट में एक बच्चे को देखा था, ग्लियोसिस। ये नाम से ही लग रहा है कि लास्ट में सिस है ना, सिस का मतलब क्या हो गया, हार्डनिंग, मतलब कोई चीज जो है वो हार्ड हो गया, टाइट हो गया। अभी कौन सा चीज टाइट हो गया? ब्रेन के अंदर तो सैकड़ों तरह की चीज है। तो जो गाबा ग्लोबुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं, जिनको गाबा सेल्स भी कहते हैं, वो सेल्स अगर हार्ड हो जाए तो इसको ग्लियोसिस कहते हैं। अब चूंकि ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत है,
तो उसके अंदर सिम्टम्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। किसी बच्चे को हो सकता है बोलने में दिक्कत आए, किसी को सुनने में दिक्कत आए, किसी को खड़े होने में दिक्कत आए, किसी को हाथ पैरों की दिक्कत है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब डिपेंड करता है कि गाबा के उस रीजन से कौन सा ऑर्गन कंट्रोल्ड होता था। तो अभी करंट सिचुएशन में बच्चे के क्या क्या सिम्टम्स है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये बताइए। सर ये जो बच्चा 6 मंथ का था, 13 इयर्स पहले की बात है। तो सर वो उसके ताऊजी के गोद से गिर गया था और गिरने के बाद उसको ये प्रॉब्लम हुआ। ओके सर अभी वो बच्चा 13 ईयर का हो गया है। उसका पहले वो राइट हैंड से सर जैसे घर का स्विच ऑफ कर देता था, कोई एक चीज अगर लाने बोलो तो राइट हैंड से उठाता था, बट उसको तो चोट राइट साइड लेफ्ट साइड लगी ना, तो सर वो अभी जैसे राइट साइड उसका धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। वो लेफ्ट हैंड से सब कुछ करता है, स्कूल लिखता भी है, सब खाना खाता है लेफ्ट हैंड से। अच्छा। अभी क्या वो राइट हैंड बिल्कुल उसका धीरे धीरे जैसे पैरालाइज होने पर हाथ की मुट्ठी बंद नहीं होती है, और जैसे हमको पैरालाइज पेशेंट जैसा होता है वैसा उसका राइट हैंड हो रहा है धीरे धीरे। और सर अभी तो काफी हद तक सर उसका राइट हैंड थोड़ा सर चलता ही नहीं है मान लीजिए, और वो चलता है तो राइट पैर भी उसका ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है सर। राइट साइड के हैंड और लेग में उसको प्रॉब्लम है सर। बाकी वो बोल पाता है सर, उसको सब बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी ट्रीटमेंट क्या क्या दिया आपने? सर तो अभी जैसे मेरे पास तो 2-3 दिन से आया, तो बहुत पहले से उसको चोट लगी थी, तो इसलिए मैंने उसको पहले सर इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट दिया, इंजरी ट्रीटमेंट दिया सर। अच्छा। अभी 2-3 दिन है ये इंजरी ट्रीटमेंट और इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट ही दे रही हूँ, और सर मैंने इसको एमहेप्रिन दिया था। ओके, और कुछ नहीं है सर अभी बीच में। चलो ठीक है। इसमें से जो इंजरी ट्रीटमेंट आप दे रहे हो ना? जी सर। अभी फिलहाल के लिए बाकी एमहेप्रिन और ये इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इंजरी ट्रीटमेंट दीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, पहले पूरा सुन लीजिए। इंजरी ट्रीटमेंट में सिर्फ 2 ट्रीटमेंट दीजिएगा। सबसे पहला वाला जो है 60 टो फिंगर गॉल लीवर 3 बार ये दीजिएगा। उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो है 1 गल 4 लीवर 8 थाइमस प्लस चेस्ट। जी सर। इसके साथ साथ 1 पैरा यूज कर सकते हैं। 8 थाइमस चेस्ट के बाद 1 पैरा ऐड करिएगा। 1 पैरा? हाँ, ओके सर। क्योंकि देखो पुरानी चोट हो या किसी जगह पे खास करके स्टेनोसिस हो गया है। स्टेनोसिस का मतलब क्या हुआ? हार्ड होना। तो हमारे बॉडी में 2 ही ऐसा एलिमेंट है जो हार्ड होता है या हार्ड कर सकता है। पहला होता है अल्कलाइन, जैसे बाइल है, अल्कलाइन है, सोडियम बाइकार्बोनेट अल्कलाइन है। तो ये चीज़ें अगर बॉडी में ब्लड में बढ़ जाए तो कोई चीज़ हार्ड हो सकता है, या फिर कहीं कैल्शियम जमा हो जाए तो वो चीज़ हार्ड हो सकता है। तो जब भी सॉफ्ट टिश्यू में, ब्रेन क्या है? सॉफ्ट टिश्यू है, फैट का बना हुआ है, उसके अंदर हार्डनिंग होने का मतलब कहीं ना कहीं उसमें कैल्शियम एबनॉर्मल रूप से जमा है। तो उसको बाहर निकालने के लिए इंजरी ट्रीटमेंट के लास्ट में 1 पैरा यूज करते हैं। ठीक है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर रुक रुक के आ रही है, सर रुक रुक के आ रही है। रुक रुक के क्यों आ रही है? बाकी लोग म्यूट हो जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, सभी लोग म्यूट है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो इंजरी ट्रीटमेंट के साथ उनको 1 पैरा दीजिएगा। ठीक है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। चलिए, तो करना क्या है कि इंजरी ट्रीटमेंट में सिर्फ 2 लाइन देना है। पहला 62 फिंगर गॉल लीवर 3 बार, दूसरा देना 1 गल 4 लीवर 8 थाइमस प्लस चेस्ट, और उसके साथ 1 पैरा। ये ट्रीटमेंट जो है 2 हफ्ता कंटिन्यू करना है, 14 दिन इसको देना ही देना है। इसके साथ आपने ऐड करना है एट्रोफी ट्रीटमेंट। ये एट्रोफी ट्रीटमेंट 4 ट्रीटमेंट का सेट है, मतलब 4 दिन का है। तो उसमें पहला दिन दीजिएगा इंजरी ट्रीटमेंट के साथ पहला वाला सेट,
सेकेंड डे दीजिएगा इंजरी ट्रीटमेंट के साथ सेकेंड वाला जो उसका स्टेप है। ऐसे ऐसे 4 स्टेप में है, 4 दिन ऐसे करके रिपीट करना है। जैसे 14-15 दिन हो जाएगा, इंजरी ट्रीटमेंट बंद करके सिर्फ और सिर्फ एट्रोफी ट्रीटमेंट चलाना है। इसके साथ साथ फिजिकल पॉइंट में राइट साइड के हाथ पे और पैर पे क्लॉकवाइज कर सकते हैं। जैसे पैरालिसिस में क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक प्रश्न है इसमें। जी नमस्ते सर। सर एक्चुअली इसमें ये बीच वाले पॉइंट क्यों नहीं देने सर, जो इंजरी में जो 62 फिंगर गॉल लीवर के बाद फिर हम जो है फिर 1 गॉल 4 लीवर और 4 चेस्ट ओनली देते हैं, वो क्यों नहीं देना है? देखो, ऐसा नहीं है कि नहीं देना है, दे सकते हैं, लेकिन एट्रोफी ट्रीटमेंट जो है ना, वो अपने आप में बहुत लंबा ट्रीटमेंट है। उसके साथ फिर अगर फुल इंजरी अगर ऐड करेंगे तो बहुत लंबा ट्रीटमेंट हो जाएगा, लगभग 1 घंटे का हो जाएगा। तो इसलिए वो अननेसेसरली टाइम को बढ़ा करके क्या फायदा है। ओके ओके तो एट्रोफी ट्रीटमेंट एक बार बता देंगे सर? मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए ओके। प्रमोद जी अनम्यूट हो जाइए एक बार। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सर। बताइए। सर एक 55 साल की लेडी है। अच्छा। और 22 साल से उसको बीपी की प्रॉब्लम है, हाइड्रेटरी है। उसके कारण क्या है, उसके पूरी बॉडी पे सूजन रहती है और नी से नीचे तो बहुत ज्यादा सूजन है और चिकनाहट के रूप में है। बाकी उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है सीवियर, और बाकी पेन पॉइंट वगैरह में कहीं दर्द नहीं है। कल फर्स्ट डे था तो उसको मैंने ट्रीटमेंट दिया है, 15 मेडुला के 2 ट्रीटमेंट और माइल्ड न्यूट्रल ट्रीटमेंट। उसके साथ उनको 8 थाइमस दिया है और 6 राइट ओवरी दिया है और 22 फिंगर दिया, बाकी कुछ नहीं दिया सर उसको। ओके, थाइमस क्यों ऐड किया आपने? क्या सर वो सूजन के लिए और 6 ओनली 8 थाइमस ओनली। तो सूजन के लिए थाइमस थोड़े देते हैं सर। मैं कल सुना था किसी को, फिर इसलिए दिया था बाकी। थाइमस कब देते हैं? कोई पुरानी चोट है, चोट लगने के कारण सूजन आ गया है, तो उस समय हम लोग थाइमस का यूज करते हैं। लेकिन इन जनरल सोचिए, सूजन आने के बहुत सारा कारण है। जैसे कहते हैं ना, सुबह उठते उठते देखेंगे आंखों की पलकों पे सूजन है, इसका मतलब वो थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है। उस समय तो थाइमस नहीं काम करेगा। अच्छा, किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि दिन भर ठीक रह रहा, शाम होते होते पैरों में सूजन आ जा रही है, हार्ट की वजह तो ये हार्ट की प्रॉब्लम है, वहां भी थाइमस नहीं काम करेगा। अच्छा, कुछ लोग में होता है 24 घंटे सूजन है, हमेशा है, तो हमेशा 24 घंटे ही रहती है। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वो किडनी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसी चीज है, तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो सूजन है क्यों। ठीक है। दूसरा चीज, एक चीज ध्यान दीजिए कि इनको मल्टीपल प्रॉब्लम है, 2-3 तरह की प्रॉब्लम है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब हड्डियों में कैल्शियम की भी कमी है। अच्छा, कैल्शियम हड्डियों में कम है मतलब घुटने में कम है, लेकिन हो सकता है कहीं बढ़ी हुई होगी। ऐसे लोगों में अक्सर देखेंगे कि सर्वाइकल की हड्डी जुड़ गई है, एड़ी में हड्डी बढ़ गई है, घुटने में हड्डी बढ़ गई है। अरे घुटने में एक जगह कम हो गया, गैप कम हो गया है, और ऊपर से पटेला जो है वो नुकीला हो गया, बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं होता कम हो जाता है, वो डिसलोकेट हो जाता है, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं गया, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चला गया। ये चीज़ें होती है। तो मेन काम ये कीजिए कि इनके बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को हमें ठीक करना है। ठीक है ना। तो जो सबसे पहला आपने यूज़ किया 15 मेडुला 2 बार, इसको कंटिन्यू रखिए। सेकंड जो आप दे रहे हैं न्यूट्रल दे रहे हैं, इसको भी कंटिन्यू रखिए। न्यूट्रल के बाद मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट ऐड कीजिए। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, न्यूट्रल के बाद मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट को ऐड कीजिए। इसके बाद लास्ट में आप उनको जे हेपरिन दे सकते हैं। जे हेपरिन 4 पारा 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली।
ठीक सर। अगर इसमें कहीं एसिडोसिस के सिम्टम दिखते हैं तो जे हेपरिन में ए हेपरिन भी जोड़ सकते हैं, 4 पाराइट पेन 7 लिबरेट चेस्ट ओनली 2 एसिड 4 चेस्ट ओनली, अगर कोई एसिडोसिस वाला सिम्टम्स है तो। ठीक है, ओके सर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्र जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। कैसे हो? बस बढ़िया हूँ। तबीयत अभी तो आपकी बराबर नहीं? तबीयत एकदम बिल्कुल बराबर ही है, थोड़ा वो बीच बीच में ना मॉर्निंग टाइम में थोड़ा खांसी होने लगता है, बट फिर वो सनराइज के बाद ठीक है, वो बाकी सब ठीक है। और बताइए, आप बताइए। सर मैंने आपको 2 रिपोर्ट भेजे, एक हार्ट आपने हार्ट पेशेंट की, अच्छा, और एक जिसका लेफ्ट शोल्डर ऊपर जाता नहीं है, उसमें थिकनेस है, उसकी फोटो भी भेजा है। ये कब भेजा आपने? आपने कुछ में 2-3 दिन हो गए, गुरुवार को भेजा है, गुरुवार। 2-3 दिन हो गए। चलिए मेरे को पेशेंट का है तो 8-10 दिन पहले भेजे। अच्छा अच्छा, एक काम करिए, मैं एक बार देखता हूँ। आराम से आंसर चलेगा। हाँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो दोनों रिपोर्ट ना अभी सेशन समाप्त होने के बाद आप एक बार व्हाट्सएप पे मेरे दोनों में से किसी भी नंबर पे फिर से भेज दीजिए। ओके सर। मैं वो देख करके आपको कंफर्म करता हूँ। ओके सर। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। फेमिदा मैम अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? जी हम ठीक है, आप कैसे हो सर? बस आपको खांसी बहुत हो रही है। अरे क्या बताऊँ, खांसी सर्दी जुकाम तो होना चाहिए, सबको होना चाहिए। मेरे साथ थोड़ा लंबा इसलिए हो गया कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दवा वगैरह ना लूँ और ट्रीटमेंट ले नहीं पा रहा हूँ, ये दिक्कत हो गई है। खैर चलो वो सब छोड़ते हैं, आप बताओ। सर मैंने पिछली बार आपको एक पेशेंट के बारे में बोला था कि उनको बार बार सूजन आती है, तो सर जो आपने ट्रीटमेंट मुझे बताया सर, किडनी क्लियर और सर ये ट्रीटमेंट मैं उनको दे रही हूँ। अच्छा, तो सर उन्हें 50% फायदा है। अच्छा जी सर, और उनको जैसे जो चलने फिरने में बहुत ज्यादा सांस भराती थी सर, तो वो उसमें भी फायदा हो गया। और सर उनको अंदर ही अंदर ऐसी धूजनी जैसी भराती थी, उसमें भी सर उनको फायदा है। चलो तो सर ये ट्रीटमेंट हम उनको कितने दिन दें? देखो, जब तक हर ट्रीटमेंट का एक फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन हाँ ये भी नहीं कह सकते कि ये ट्रीटमेंट इतने दिन काम करेगा, इसके ऊपर अपना बॉडी कॉम्बिनेशन भी होता है। अब नॉर्मल सी एक बात करते हैं एसिड ट्रीटमेंट का, तो एसिड ट्रीटमेंट एक व्यक्ति के शरीर में 5 से 7 दिन काम करता है। मतलब अगर एसिड ट्रीटमेंट दे के किसी को फायदा हो रहा है तो 5-7 दिन लगातार देना चाहिए। लेकिन उसमें भी दिक्कत है, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन। अब किसी का देखेंगे 5 दिन हो गया है, अब उसको ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, उसके बाद फायदा होना बंद हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, हर एक बॉडी इंसान के बॉडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिस ट्रीटमेंट से जब तक फायदा हो रहा है तब तक उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। हाँ, जिस दिन लगे कि अब कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, अब इससे उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर विचार करना चाहिए अवश्य। लेकिन जब तक फ़ायदा हो रहा है इसी को कंटिन्यू रखना है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब देखो उससे फ़ायदा है तो उसको अभी कंटिन्यू रखो। जी ठीक है, और चलिए सर एक क्वेरी और थी सर मेरी। बोलिए। सर मेरे पास एक यूट्रस पे सूजन है सर, प्रेजेंट है। अच्छा, तो सर वो उनका कहना है कि उनको अंदर से ऐसी आवाज आती है सर, जैसे गैस पास के टाइम पे आती है ना, इस टाइप से। अच्छा, गड़गड़ उनको ऐसा महसूस होता है। गड़गड़ जी गड़गड़ हाँ की सर, आवाज़ गड़गड़ आती। गड़गड़ की आवाज आती है सर। अभी पिछले 2 दिनों से
15 तारीख 16 तारीख, आज उसका 3rd डे है। एक दोपहर के टाइम में 3:30 बजे मैं सेशन कराता हूँ। उसका भी लिंक मैंने सभी लोगों को शायद भेजा भी था। सर मेरे पास नहीं है ये, कल मेरे जो साथी हैं अरहान खान के नाम से है सर, वो हाँ। बोला था मुझसे क्या लिंक आई है, मगर सर मेरे पास नहीं आई थी वो। अच्छा, तो आप इसका मतलब ग्रुप में नहीं ज्वाइन है क्या? आप मेरे को एक बार लिख करके भेजिएगा, व्हाट्सएप में भेजिए अभी, सर प्लीज़ ऐड माय नंबर इन ग्रुप, मैं ऐड कर दूंगा। जी सर। ठीक है, तो सुनो खैर, तो उसमें अभी 4 दिन का सेशन था। एक डिजीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, गैस्ट्राइटिस। क्या होता है, 80% मरीजों में हम देखते हैं पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, 80% मरीजों में। अब पेट से जुड़ी हुई दिक्कत है तो क्या दिक्कत हो सकती है? या तो लीवर में दिक्कत होगा या तो स्टमक में दिक्कत होगा। तो ये चीज़ है। तो स्टमक के ऊपर ही हम लोग बात कर रहे थे। गैस्ट्राइटिस मतलब स्टमक के अंदरूनी दीवार में जब इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, तो उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। सेम यही चीज़, सेम एज इट इज ऐसा ही होता है यूट्रस के साथ भी। इसके भी इंटरनल वॉल जो है, जहाँ एंडोप्लाज्म जमा होता है पीरियड्स के लिए, जो ब्लड के जो क्लॉट्स बनते हैं, वहाँ पे एक जो झिल्ली बनती है जिस दीवार के साथ, उसके लाइनिंग में अगर इन्फ्लामेशन आ जाए तो अभी क्या है, यूट्रस जो है ये एक सूखा हुआ चीज़ नहीं है, इसके अंदर अलग अलग तरह के फ्लूइड्स है। तो जब भी आप थोड़ा देर के लिए सोच के देखो, किसी भी जगह पे जब इन्फ्लामेशन आएगी तो उसका अंदर जो स्पेस है वो स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। जाहिर बात है वो कम होगा तो अंदर जो फ्लूइड है उनके ऊपर प्रेशर आएगा, वो सही से नहीं काम कर पाएंगे, जिसके कारण ये गरगल वाली आवाज़ आती है। मेन चीज़ यही है कि वो इन्फ्लामेशन है वहाँ पे, हमें उस इन्फ्लामेशन को ठीक करना है। इन्फ्लामेशन को ठीक कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले उनको ट्रीटमेंट देंगे, 30 मेडुला देंगे 6 बार, लिख लो। जी सर। 30 मेडुला 6 बार। उसके बाद है 6 ADR 2 बार। जी सर। 6 ADR 2 बार देने के बाद 3rd में उनको देना है अनिल शर्मा ट्रीटमेंट। और 4थे में देना है न्यू जीन्स ट्रीटमेंट। न्यू जीन्स में थोड़ा चेंज कर देना, 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो को हटा करके 8 पेन 6 WD 6 ADR, इसको ऐसा कर देना। एक मिनट सर, आप डबल बोल दीजिए। 8 पेन 6 WD 6 WD 6 ADR। ठीक है, ये इनको हफ्ता 10 दिन दीजिए। हफ्ता 10 दिन में इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एज कितनी है? सर होगी 26-27 साल की। 26-27 साल। हाँ, हफ्ता 10 दिन में, 7 से 10 दिन में सिटिंग में काफ़ी हद तक 80-90% ठीक हो जाएगा। चलो, थैंक यू सर। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदय जी अनम्यूट हो जाइए। जय श्री राम। जय श्री राम, बताइए। सर एक तो ये हल्दी न डालने का क्या कारण? किधर हल्दी नहीं डालने का क्या कारण है? आप अभी बता रहे थोड़ी देर पहले जब आप को पेशेंट को देखा तो अच्छा देखो, उनको क्या है, लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। अब वो धीरे धीरे जो है, लीवर में इन्फेक्शन होना मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जो सबसे पहले लीवर में प्रॉब्लम आती है तो क्या इंडिकेशन आता है? जॉन्डिस, पीलिया होता है। अभी वो जॉन्डिस वाले स्टेज पार कर चुके हैं। अभी ये लीवर फाइब्रोसिस के कंडीशन में आ गया है। लीवर के अंदर जो सेल्स है ना, वो फाइबर्स की तरह नुकीले नुकीले रेसे की तरह बनने लगे, टाइट होने लगे हैं। ये आगे चल के या तो लीवर कैंसर में ट्रांसफर होगा या फिर लीवर सिरोसिस में ट्रांसफर होगा, अगर इसको अभी नहीं ठीक किया गया तो। हम जब हल्दी खाते हैं तो उससे लीवर को नुकसान नहीं होता है, लेकिन हल्दी जो है
ये एक मेन कंपाउंड है बाइल के प्रोडक्शन के लिए। अगर बॉडी के अंदर हल्दी, आज तक हम लोग जानते थे कि एंटीबायोटिक है, ये समझ लीजिए कि अगर टर्मरिक हमारे लीवर में नहीं है तो चाहे हम कितना भी गुड कोलेस्ट्रॉल डाल लें उसका बाइल नहीं बनेगा। हाँ, स्टेरॉयड हार्मोन्स वगैरह बन जाएंगे, लेकिन 15% कोलेस्ट्रॉल का ना वो हार्मोन बनता है, बाकी 85% तो फिर वापस बाइल ही बनता है। और बाइल बनाने के लिए टर्मरिक बहुत ज़रूरी है, हल्दी बहुत ज़रूरी है। अभी इनको मैंने मना किया कि अभी लीवर को अब हल्दी खाएंगे तो लीवर क्या आदत है, वो उसको पकड़ेगा, पकड़ के उसको बाइल बनाना शुरू करेगा। तो बाइल ऑलरेडी बॉडी में अभी ज़्यादा बना हुआ है, तो अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है और खामखा लीवर को परेशान करने की ज़रूरत नहीं, उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। तो सिर्फ मैंने तो हल्दी और तेल ऑयल ही बताया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे लीवर इरिटेट होता है, उसको परेशानी होती है। अब जैसे कोई शराब पी लिया तो भाई भले कुछ घंटों के लिए ही लीवर तो एकदम गुस्से में आ जाता है। कोई है जो हर रोज़ रात को उसको, बिहार में हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं, मतलब उनका शाम होते ही उनको मेन चौराहे पे पहुंच जाना। इधर आजकल बिहार में बहुत प्रचलित हो रहा है वो हांडी मटन, बाप रे पता नहीं क्या क्रेज है लोगों को। तो अब हर रोज़ रात को, अब चलो ठीक है किसी ने महीने 2 महीने 1 महीने कभी खा लिया तो अलग बात है, लेकिन हर रोज़ रात को उतना रिच, और वो भी रात के टाइम में इतना मसाला इतना ऑयल जो हर रोज़ खाता है, बेचारा लीवर दुखी हो जाता है, क्या करेगा वो। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण लीवर इरिटेट होता है। उसको एक्स्ट्रा ज़रूरी नहीं है कि लीवर को उससे नुकसान हो, लेकिन हाँ ऐसी चीज़ भी है जिससे लीवर को वर्क करना पड़ता है। अभी आप में से अभी तक सभी लोगों को पता होगा कि किसी को अगर जॉन्डिस हो जाए तो उसको गन्ने का रस देते हैं पीने के लिए, तो उससे उसकी फास्ट रिकवरी होता है। लेकिन रिसेंट अगर बात बताऊं तो उसमें देखा गया है कि गन्ना नो डाउट हेपाटिक सेल्स को क्योर तो करता है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत अधिक मात्रा में शुगर ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। अब वो ग्लूकोज को छोड़ेगा कहाँ, तो बेचारा लीवर उसको ग्लाइकोजन बना के अपने अंदर रख लेता है, मतलब अपना वजन और बढ़ा लेता है, अपना काम और बढ़ा लेता है। अगर यही ग्लूकोज ना होता तो जो गन्ने के रस से हेपाटिक सेल्स को जो बेनिफिट मिल रहा है वो पूरा 100% मिल पाता। तो अभी रिसेंटली कहते हैं लोग, और मैंने भी बहुत सारे लोगों के साथ ट्राई करके देखा है ये चीज़, कि गन्ने की रस की जगह अगर मौसम्बी का रस पिलाए तो वो मतलब कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। जो चीज़ 6 महीने में ठीक होने वाली है वो 1 महीने में ठीक हो सकती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब, अब गन्ने का रस कहने के लिए तो बताया कि लीवर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब लीवर अस्वस्थ है, जब बेचारा बीमार है, तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना है कि और काम करो और काम करो और काम करो। वो अपनी हैसियत के हिसाब से कर रहा है, उसको हमें समझाने की जरूरत नहीं, बस हमें इतना करना है कि उसके ऊपर लोड नहीं देना है उसको। लीवर ही एक ऐसा हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन है जो रीजनरेट होता है। सुना होगा आप लोगों ने ना कि 80% 90% भी लीवर खराब हो जाए, अगर 10% बचा है तो फिर से 100% बन सकता है, लेकिन उसको बनने के लिए वातावरण चाहिए सही, उसको टाइम चाहिए। अब 80% लीवर डैमेज हो गया, 20% है ना, 20% भी हमारे सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन रोज़ रात को हम शाही पनीर और बटर चिकन और ये हांडी मटन अगर रोज़ रात को खा रहे हैं तो ठीक है, वो 20% उसको संभाल सकता है, लेकिन कितने दिन संभालेगा? 80% तो ऑलरेडी ख़राब है। तो हमें जब तक वो वापस से 100% नहीं हो जाता तब तक हमें थोड़ा प्रिकॉशन रखना चाहिए खान पान के मामले में। लीवर को नुकसान पहुंचा सके ऐसा तो कोई चीज़ आज तक बना ही नहीं है, लेकिन हाँ हर चीज़ लीवर के काम को बढ़ाता है, चाहे अच्छी चीज़ हो तो भी बढ़ाता है, गलत चीज़ है तो भी तो बढ़ाता है। तो जब लीवर अस्वस्थ है तो उसको हमें बस कुछ करना नहीं है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना बस यही काम करना है कि जो उसको परेशान करने वाली चीज़ है उसको बॉडी के अंदर ना जाने दें, वो अपने आप को खुद ठीक कर लेगा। हमें कोई ज़रूरत नहीं है 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 6 देने की, वो अपने आप को कर सकता है। बस हमारा काम ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे लीवर को परेशानी हो सकती है, वो चीज़ें अभी नहीं खानी है बस। ठीक है, ठीक सर।
चलिए। हाँ, असरे के वन पैरा है जो ये कई बार तो पहले भी देने के लिए बता रखा है, कई बार बाद में देते हैं। इसका क्या सर लॉजिक क्या है इसका? इंजरी ट्रीटमेंट में पहले तो कभी नहीं देते हैं। देखो इंजरी ट्रीटमेंट का जो लास्ट वाला है ना, 1 गल 4 लीवर 8 थाइमस प्लस चेस्ट, उसके साथ अलग अलग काम हम लोग करते हैं। कभी उसके बाद में 4 थायराइड यूज करते हैं। तो 4 थायराइड यूज क्यों कर रहे हैं? इंजरी दे रहे हैं, मतलब चोट लगी है, और चोट लगने के बाद वहाँ से खून निकल रहा है या सेलुलर फ्लूइड निकल रहा है या पस निकल रहा है, कुछ भी लिक्विड बाहर निकल रहा है, उसको बंद करना है। तो इंजरी ट्रीटमेंट के साथ हम लोग 4 थायराइड ऐड करते हैं। हाँ, इंजरी होने के बाद किसी जगह पे लॉस ऑफ कैल्शियम हो गया है, कैल्शियम का नुकसान हो गया है, तो वहाँ पे कैल्शियम चाहिए, तो उसके लिए हम लोग 4 पारा ऐड कर देते हैं इंजरी ट्रीटमेंट के बाद। कहीं कहीं जैसे अभी इन्होंने बताया कि ब्रेन में चोट लग जाने के कारण वहाँ पे स्टेनोसिस हो गया, हार्ड हो गया, तो वहाँ पे क्या कैल्शियम जमा हो गया है, तो वहाँ से कैल्शियम निकालना है, तो इसके लिए हम 1 पैरा का यूज़ करेंगे। अब ये 1 पैरा जो है बहुत सारे काम करता है, खुद पैरा पॉइंट भी अलग अलग काम करता है। 4 पारा अगर किसी फार्मूला में दे रहे हैं तो वो हड्डी में कैल्शियम को बढ़ाएगा, 4 पारा अगर अलग से दे रहे हैं तो वो हड्डी से कैल्शियम को घटाएगा। तो इसका बहुत फास्ट है पैरा के बारे में समझना। इसके बारे में पैराथायरॉयड कहने के लिए हमारे न्यूरोथेरेपी में आप देखोगे या एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक में देखोगे, पैराथायरॉयड के बारे में बहुत कम लिखा गया है। लेकिन इसका कंट्रोल तो यही हो जाता है ना। अभी किसी के जो क्या नाम था ट्रीटमेंट में पहले लिख रखा है, किसी में बाद में बताते हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसको दिया कहाँ जाए, किस कारण से दिया जाए? इंजरी ट्रीटमेंट के लास्ट में इसको इसीलिए लगाते हैं कि जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे कई बार कैल्शियम जमा हो जाता है, तो वहाँ से कैल्शियम निकालने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं इंजरी ट्रीटमेंट के साथ 1 पैरा। अच्छा सर, मेरा पोता है 4.5 साल का। अच्छा। डेली रात को खांसी होती है 12 बजे के बाद, और खांसी इतनी जोर से होती है कि उल्टी आके ही दम लेता है। ओके। अगर ज्यादा खेलने लग जाए तो भी इसको खांसी हो जाती है, फिर भी उल्टी है। अच्छा, चलो इसका ट्रीटमेंट बताने से पहले एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं। 2019 का टाइम था, मैं उस समय दिल्ली में आरोग्य पीठ में था। तो मेरा बेसिकली यही काम होता था, वहाँ पे क्लासेस कराता था मैं, और बाकी डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए जो वीडियो एडिटिंग वगैरह ये सब, और कभी फ्री रहता था तो मैं ट्रीटमेंट भी कर देता था। कभी कोई सेलिब्रिटी आ गया, जैसे वो महाभारत के वो युधिष्ठिर आए थे, सोनू निगम के पापा आए थे, तो वैसे वैसे लोगों को कहते थे आचार्य जी की कुंदन जी आप ही ट्रीटमेंट दे दिया करो। तो ऐसे ही मैं वीडियो की एडिटिंग भी बहुत करता था। राहुल जी थे, वो वीडियो बनाते थे, मेरे को दे देते थे, मैं कंप्यूटर पर बैठ कर एडिटिंग कर लिया करता था। इसी बीच में एक दिन मेरे पास एक वीडियो आया, उन्होंने बनाया था, क्या आप भी गिरते बालों से परेशान हैं? अपनाइए न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी के द्वारा गिरते हुए बालों का तथा असमय सफ़ेद हुए बालों का निश्चित उपचार। अभी ये वीडियो मेरे पास आया, हालांकि वीडियो में कोई गलत बात नहीं थी, सही चीज़ बताया था उन्होंने, बट मैंने उनको बोला कि देखो आचार्य जी, आप इस वीडियो में दिख रहे हो और आप कह रहे हो कि गिरते हुए बालों का निश्चित उपचार। लोगों के मन में सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि भाई निश्चित उपचार है तो अपना तो पहले उगा लो। तो ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि अभी खुद मैं 8 दिनों से खांसी से परेशान हूँ और आप मेरे से पूछ रहे हो तो नो डाउट मेरी प्रॉब्लम अलग है, मैं ट्रीटमेंट ले नहीं पा रहा हूँ। एक काम करिएगा, सुनिए, खांसते खांसते उल्टी भी हो जा रही, तो उल्टी में जैसे ये कफ निकल रहा है, वो वाइट कलर का है या येलो कलर का हो गया है? वाइट है, मतलब अभी रिसेंट से ही शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा पुराना प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं, सुनिए, आज से ही एक समस्या थी, तो एक काम करिए, एकदम लेटता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए,
आप एक काम करिए, आप अपने बेटे को भी ट्रीटमेंट दीजिए और अपने बेटे के बेटे को भी ट्रीटमेंट दीजिए। सबसे पहला काम करिए कि 3 के टाइम में अभी से लेकर के शाम को 7 बजे के पहले पहले 1 बार या 2 बार ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दीजिए। अभी से लेके 7 बजे के पहले पहले 1 बार 2 बार 3 बार जितने देर भी जितना बार दे सकते हैं अच्छा है, कम से कम 1-1 घंटे के गैप में। और रात को खाना खाने के पहले आधा घंटा पहले एडवांस कफ एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दीजिएगा। एडवांस ट्रीटमेंट वाला PDF है आपके पास? हाँ, उसमें है एडवांस कफ एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो ये रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अच्छा, पोते की उम्र कितनी है? 4.5 साल। नहीं तो उस पर अप्लाई नहीं कीजिएगा। हाँ, अगर बड़ों को ऐसी दिक्कत होती है तो ये सारा कुछ करने के बाद, जैसे हमने रात को एडवांस कफ एंड कोल्ड ट्रीटमेंट लिया, उसके आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद खाना वाना खाएं। खाना वाना खा के थोड़ा वॉकिंग करना है, TV देखना है, मोबाइल चलाना है, जो करना है कर लिए। जैसे सोने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ खा लेना है। बट दिक्कत ये है, बच्चे को इसलिए नहीं दे सकते हैं कि वो गुड़ खाने के बाद पानी पीने के लिए मांगेगा, और पानी पी लेने के बाद वो जितना फायदा होना था उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए बच्चों को नहीं देना है। दूध तो मांगता है, तो गुड़ के बाद दूध दे सकते हैं, बिल्कुल पानी नहीं देना है। गुड़ दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं आप, तो ये अच्छा रहेगा। तो ये रात को दिया कीजिए, और 1 दिन आज और कल 2 दिन दे दीजिए, ठीक हो जाएगा, ठीक। लेकिन बाद में आगे चल के, जैसे आप बता रहे हैं ना, दूध पीने के बाद इसके पापा को भी दिक्कत है कि दूध पीने के बाद वो अचानक से पेट में कहता है दर्द होने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं दूध के अंदर जो हाई प्रोटीन है ना, प्रोटीन को पचाने का काम सबसे पहले कौन करता है? पेप्सिन। ये स्टमक में बनता है। अभी पेप्सिन कम बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका डाइजेशन जितना बढ़िया से होना था उतना नहीं होगा, उसका डाइजेशन में टाइम लगेगा। अब टाइम लगेगा तो काम गड़बड़ होगा, दर्द चालू होगा, ठीक है। तो इसके लिए आगे चल के, अभी नहीं, जब ये खांसी उसी की प्रॉब्लम ठीक हो जाए ना, तो एक ट्रीटमेंट कुछ दिन आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, 1 गैस ओनली 6 पॉइंट वाला देना है 6 बार। ये दिन में कभी भी आप 1 बार दे दीजिएगा। हाँ, कभी भी मतलब खाना अगर खाना है तो खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के 1.5 घंटे बाद, दिन भर में कभी भी 1 बार दे दीजिएगा। ये अभी नहीं देना है, लेकिन खांसी उसे ठीक हो जाए उसके बाद, ठीक है। ठीक है। और आज मैं कोशिश करता हूँ अपने मोहल्ले के 1-2 लोगों को, मैं आज सोच रहा हूँ कि हाँ कुछ पॉइंट सिखा दूँ। अब तक मेरा खांसी ठीक हो गया रहता है। कोई नहीं सीखता सर, जिसको सिखा रखे वो नहीं देखते। चलिए, बीमार हो जाते तो हमें दे दो, हम होते तो हमें कोई दे दो। हाँ, यही चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ। गुरुजी कहते थे ना कि हर घर में एक न्यूरोथेरेपिस्ट होना चाहिए। नहीं, गड़बड़ है, एक रहेगा तो काम, वो खुद बीमार हो जाएगा, तो इसलिए हर घर में 2 होना चाहिए। मेरे पास तो 4 है सर, मैं क्या करूं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी, बोलिए। सर जैसे अभी ये उदय जी कह रहे हैं कि उस बच्चे को दिन में 12 बजे खांसी उठती है, रात को उठती है। हाँ सर, तो उसमें एक चीज होती है, जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, तो 12 बजे बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से गॉल ब्लैडर का टाइम होता है, क्योंकि एक निश्चित समय पे हो रही है। बिल्कुल, के हिसाब से उस ऑर्गन को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। देखो बिल्कुल, एक चीज है, जैसे ठंड का मौसम है, कहते हैं ना मौसम चेंज होता है तो सर्दी जुकाम हो जाता है, या कुछ बहुत ज़्यादा ठंडा खा लिए तो उसके कारण भी खांसी हो जाती है, या कुछ डस्ट वगैरह लग गया, एलर्जी हो गई तो खांसी हो जाती है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो अपना है, जो अपने को बताता है कि सुबह 6 बजे उठ जाना है, रात को 10 बजे सो जाना है, दोपहर में 12 बजे भूख लग जाना है,
ये सारी चीज़ें जो हमें बताता है बायोलॉजिकल क्लॉक, वो नो डाउट ऐसी प्रॉब्लम जहाँ भाई मौसम का देखो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, बाहर की दुनिया और हमारे शरीर के अंदर की दुनिया, इन दोनों को बैलेंस करता है, एक दूसरे से जोड़ के रखता है। तो जाहिर सी बात है बाहर की दुनिया में कोई दिक्कत आएगा तो उसका इफेक्ट बायोलॉजिकल क्लॉक पे होगा ही होगा। अब मौसम में परिवर्तन, ये तो बाहर की चीज़ है, तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट बायोलॉजिकल क्लॉक पे होगा। प्रदूषण, पॉल्यूशन बाहर की चीज़ है, डस्ट बाहर की चीज़ है, इन्फेक्शन बाहर की चीज़ है, ह्यूमिडिटी बाहर की चीज़ है। तो ऐसी बाहर की कोई भी चीज़ जब हमारे बॉडी पे इफेक्ट करेगी तो सबसे पहले वो बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने के लिए डिस्टर्ब तो होगा ही होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ समझ लीजिए जब बाहर से आता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को, हमारे पिनियल ग्लैंड को डिस्टर्ब जरूर करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। मैम एक बार अनम्यूट हो जाइए आप। हेलो सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार जी, बताइए। सर मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है सर, उनको खांसी बहुत ज्यादा चल रही है और खांसी तो चलती है तो उनको मोशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है सर। मोशन मतलब लूज मोशन हो रहा है? नहीं, उनको मतलब पेट साफ होते ही नहीं है सर। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। जी सर, ओके। वरना सर सही तरीके से उनका पेट साफ नहीं होता है तो उसकी वजह से उनकी लेटरिन की जगह भी दर्द होने लग जाता है। ओहो, उम्र कितनी होगी उनकी अभी? उम्र कितनी होगी सर? अब अंदाजन? अंदाजन होगी 60 तो होगी ना सर। अच्छा ठीक है। कुछ ट्रीटमेंट दिया आपने? जी सर, मैंने अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया था। मैंने सोचा पहले आपसे राय ले लूं, उसके बाद में मैं, क्योंकि उनसे कल से दिक्कत है उनको। अच्छा। और उन्होंने मुझे रात में बात हुई उनसे तो मैंने फिर अभी आप मीटिंग के अभी देखा मैंने, मैं थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ने में इसमें लगी थी, आज रमजान शुरू है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो तभी मैं ज्वाइन भी देर से हुई थी। चलो कोई नहीं, एक काम करो, ट्रीटमेंट तो अभी दे सकते हो आप? जी हाँ, दे दूंगी ना तो सर। आज दिन में 2 या 3 बार जी उनको ट्रीटमेंट दे दो। शाम होते होते तक में काफ़ी प्रॉब्लम हद तक कंट्रोल में आ जाएगी खांसी वाली। जी सर। फिर रात को एक बार ट्रीटमेंट देना, सुबह तक पेट में भी काफ़ी आराम आ जाएगा। अभी क्या करना है आपने, 2 से 3 बार उनको शाम को 7 बजे के पहले पहले तक 2 या 3 बार, सबसे पहले तो उनको दीजिए ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, जी सर। और उसके बाद दीजिए लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट। ये पेट साफ होने के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए लेफ्ट साइड वाला फार्मूला देते हैं। ये दोनों आज दिन में 2-3 बार दे दीजिए, 1.5 मिनट के गैप में। मतलब पहले ऑक्सीजन दिए, 1.5 मिनट के बाद फिर लेफ्ट साइड दिए। एक बार अभी दे दिए, मान लीजिए अभी 10:30-11 बजे एक बार आपने दे दिया, फिर 2-3 बजे एक बार दे दिए, फिर 5-6 बजे एक बार दे दिए, 3 बार हो जाएगा। ऑक्सीजन और लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट, और उसके बाद बस 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 यही दोनों, बस ये दोनों देना है। हाँ। वो जो की गिफ्ट से देना है सर? पहले आपने ऑक्सीजन दिया जी सर। पूरा, फिर उसके बाद 1.5 मिनट गैप कर देना है, फिर उसके बाद लेफ्ट सर। साइड देना है। जी सर। ठीक है, ये दोनों अभी जी दिन सर। में दे दीजिए। रात को खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद जी अगर उनको वेटर प्लस न्यूगॉल दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये रात को देना है खाना खाने के 1 घंटे बाद। जी सर। अगर पॉसिबल हो सके तो दे दीजिए, नहीं हो सकता है तो रहने दीजिए, कल सुबह में दे दीजिएगा। नहीं सर, कर दूंगी ना मैं, रात में हाँ कर दूंगी। बस ठीक है फिर। चलिए, सर मेरे बेटे के मुंह में छाले बहुत हो रहे हैं सर। और मुंह के छाले अंदर? हो रहे हैं। जी सर, और छाले हो रहे हैं, और डॉक्टर को बताया था मैंने तो उसको खांसी बहुत थी, तो डॉक्टर ने बोला कि है ना आपको कुछ ठंडी चीजें खिलाओ, सर्दी इतनी ज्यादा है उसको, यानी बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब ने बोला कि आप, इसके पेट में गर्मी है उसकी वजह से छाले हुए हैं, तो आप ठंडा ही खिलाओ, पेप्सी वगैरह वगैरह। ये कुछ चीज समझ में। एक बात बताओ, जी सर। अभी के टाइम में हमारे साथ सबसे बड़ा लफड़ा ये है ना
कि हम सब कुछ जानते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते हैं। अभी ये डॉक्टर की भी गलती है, उन्होंने आपको बताया, उन्होंने सही कहा ठंडी चीज खिलाओ, लेकिन ठंडी चीज का मतलब ये नहीं कि फ्रिज में से निकाल के आइसक्रीम खिलाओ। आइसक्रीम का ही बोला सर डॉक्टर साहब। नहीं, तो गलत बोला है उन्होंने। ठंडी तासीर वाली चीज, ऐसी चीज जिसकी तासीर ठंडी होती है, जैसे खीरा हो गया, मूली हो गया, तरबूज हो गया, इनकी तासीर जो होती है ठंडी होती है। जी सर। ठीक है, तो ठंडा बोला। हाँ, तो ठंडी चीज का मतलब ये नहीं कि कल से कुल्फी खिलाना शुरू कर दो। ठंडी चीज का मतलब है जिस चीज की तासीर ठंडी है वैसी चीजें देना है। और दूसरी चीज, एक चीज देखो, कहते हैं ना कि ठीक है पेट में गर्मी हो गया, मुंह में छाले हो रहे, आखिर वो गर्मी हुआ क्यों? मैंने आग का गोला तो नहीं खा लिया था। जी सर। तो पेट के अंदर कभी, हेलो, कल रोजा रखा था सर उसने, तो सर ने, डॉक्टर साहब ने बोला कि एक दिन के रोजे में और एक दिन के रोजे में तो कुछ पहली बात तो हो नहीं सकता, क्योंकि 30 रोजे रखते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता है। सुनो, बात बता रहा हूँ मैं। देखो, पेट में कहते हैं डॉक्टर गर्मी बढ़ गया है। गर्मी बढ़ने का मतलब क्या है? स्टमक में एसिड बढ़ गया है। पहले बात को समझना ध्यान से। अब जब पेट में एसिड बढ़ जाएगा तो हम जो भी विटामिन या मिनरल खा रहे हैं, मान लो हमने कैल्शियम खाया, पनीर खा लिया, तो उसके अंदर तो कैल्शियम है, लेकिन कैल्शियम मिनरल है, तो विटामिन और मिनरल ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ये सीधा इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहां पे जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन ये साला एसिड उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, वो उसको उधर ही खत्म कर देता है। तो उसको बचाने के लिए स्टमक में ही एक केमिकल बनता है जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। ये क्या करता है? सारे विटामिन्स को और मिनरल्स को एसिड से बचा के छोटी आंत के इलियम तक ले जाता है। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, कोई भी लड़ाई जीतते हैं तो उसमें संख्या का बहुत बड़ा मायने रखते हैं। जैसे एसिड से अगर ज़्यादा पावरफुल इंट्रिंसिक फैक्टर है तो वो उसको मिनरल्स को और विटामिन्स को बचा के लेके चला जाएगा, लेकिन कहीं एसिड ज़्यादा पावरफुल हो गया तो वो नहीं जाने देगा। तो कहते हैं ना कि पेट की गर्मी के कारण मुंह में छाले। अरे पेट में गर्मी है तो पेट में छाले होने चाहिए, मुंह में क्यों हो रहे हैं? तो इसके पीछे यही कारण है कि पेट में एसिड बढ़ने के कारण ना वो जो विटामिन्स है और मिनरल्स है वो हमारी बॉडी को मिल नहीं पाते। आप न्यूरोथेरेपी किताब पढ़ोगे तो उसमें गुरुजी साफ साफ लिखते हैं कि मुंह में छाले आना विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी है। तो मान के चलो हम खा तो रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे शरीर में कमी हो गया। क्यों? क्योंकि एसिड इतना ज़्यादा है ना कि उधर ही जला के ख़त्म कर दे रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एसिड ट्रीटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। एसिड ट्रीटमेंट के बाद एक आता है ब्लैक ट्रीटमेंट या लार्ज फॉलिक ब्लैक। कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें राइट पार्खू और लेफ्ट पार्खू दोनों है, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। पहले एसिड ट्रीटमेंट देना है और उसके बाद ऐसा कोई सा भी फॉर्मूला जिसमें राइट पार्खू लेफ्ट पार्खू आता हो। ठीक है जी सर, जी सर, थैंक यू सर। चलिए सर, मेरे बेटे का अभी वो वाला भी ट्रीटमेंट चल ही रहा है। आपसे बात हुई थी उस टाइम। हाँ उनके पैरों में दर्द था, तो आप 15 मेडुला 90 सेकंड के गैप से बताए थे, 1.5 मिनट के। हाँ और इसमें 125 DCC फॉर्मूला बताया था आपने। और ये जो ट्रीटमेंट चल रहा था तो उसके साथ में दे सकते हैं? जैसे उसमें जैसे मैं दिन में 2 बार देती हूँ उसको। नहीं तो एक काम करो, सुबह शाम वो वाला दे दो, बीच में एक बार ये दे दो। जी सर, जी सर। मतलब कम से कम 2 घंटे का गैप रखना। जी सर, जी सर। चलो थैंक यू सर। चलो ओके। फिर आज काफ़ी सारे बातें हमने करी। उम्मीद करता हूँ आज की बातों से जिन लोगों से बात हुई उनको तो नो डाउट फ़ायदा होगा ही होगा। बाकी जितने लोग सुन रहे थे आप लोगों को भी इससे अवश्य लाभ प्राप्त होगा। हाँ, एक चीज़ और है, मैं कहना चाहूँगा कि जब भी हम लोग सेशन के लिए बैठते हैं तो सिर्फ ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, मज़ा तो आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नॉलेज मिल रहा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं है तो अपने पास एक पेन पेपर लेके भी बैठिए। ज़रूरी नहीं है कुछ लिखना है, लेकिन साथ में लेके बैठिए। आप जब ले करके साथ में बैठोगे ना
तो ऑटोमेटिक जो हम लोग पिछले 1 घंटे से बातें कर रहे हैं, इस 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में कम से कम 6 बातें तो ऐसी ज़रूर मिली होंगी जिसको आपको लगा होगा कि नोट करना चाहिए। फिर सोचते हैं कि नहीं चलो रिकॉर्डिंग है तो हो ही जाएगा। कई बार रिकॉर्डिंग नहीं भी हो पाती है। अभी जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके रखा है मैंने, तो शायद हो ही जाएगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसको नोट डाउन भी रखा करो आप लोग, अच्छा रहेगा। तो फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं यहीं पे, और फिर अगले सेशन में अगले एतवार को मिलेंगे ही मिलेंगे। और बाकी अभी जो गैस्ट्राइटिस का 4 दिन का सेशन चल रहा है, अगर उसका लिंक आप में से किसी के पास अगर नहीं जा रहा हो तो मेरे दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप करिए, हाय सर प्लीज़ ज्वाइन मी, तो मैं ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर अगले संडे को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।